जी जनाब, अर्निंग पर शेयर की कैलकुलेशंस में जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग सीख रहे हैं बेसिक अर्निंग पर शेयर की कैलकुलेशन में, उसके ऊपर एक काफी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है जिसमें 4-5 चेंजेस होंगी, 4-5 एडजस्टमेंट होंगी। तो वन बाय वन अब हम इनको देखते हैं। HDL ए लिस्टेड कंपनी फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 26 की बात हो रही है। किस साल की बात हो रही है? 26 की बात हो रही है। रिक्वायरमेंट की तरफ चलें तो वो कहता है कैलकुलेट द बेसिक अर्निंग पर शेयर फॉर द इंक्लूजन इन एचडीएल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2006। 31 दिसंबर 2006 की अर्निंग पर शेयर की कैलकुलेशन आपने करनी है। 20x6। ओके, आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। पॉइंट नंबर 1 है जी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर रुपीज इन मिलियन इज प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस नेट ऑफ टैक्स 765। और क्योंकि मिलियन में है तो 765 मिलियन का प्रॉफिट जो है वो कंटिन्यूड ऑपरेशन से है, और 155 मिलियन का प्रॉफिट डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से है। ये हमें पता है कि कंटिन्यूड ऑपरेशन और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस को अलग अलग प्रेजेंट करना होता है ईपीएस के अंदर। तो प्रॉफिट उसने हमें दिया हुआ है। अगर तो कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डिंग नहीं होगी तो फिर इसका मतलब यह है कि सिंपल यही वाली चीज जो है वो हमारे न्यूमिनेटर में आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ ताकि आगे हमारे पास काफी जगह हो कैलकुलेशंस के लिए। ईपीएस, ईपीएस जो है वो बेसिक हमारे पास कितनी है? कंपैरेटिव फिगर्स आई डोंट नो है ये नहीं है, लेकिन अभी हमें उसने सिर्फ ये कहा है कि 31 दिसंबर 2006 की ही ईपीएस कैलकुलेट करनी है। तो कंपैरेटिव फिगर होंगी भी तो वो हमारे सोल्यूशन का पार्ट नहीं बनेंगी, क्योंकि उसने सिर्फ 2006 की कैलकुलेशन करने के लिए कहा है। तो हम कहते हैं जी 765 मिलियन इज द अर्निंग फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशंस एंड ईपीएस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, उसकी जो अर्निंग है वो है 155 मिलियन। ओके, ये हमारा सोल्यूशन है। सोल्यूशन में उसने हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा है तो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। शेयर होल्डर्स इक्विटी एज ऑन 1 जनवरी 20x6 कंप्राइजेस ऑफ 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, और उसकी मार्केट वैल्यू इस वक्त जो है वो 25 रुपए है। सही है। किस वक्त? 1 जनवरी 2006 के ऊपर उसकी मार्केट वैल्यू जो है दैट इज 25 रुपीज। तो ओपनिंग की जो मार्केट वैल्यू है उसको हमने क्या करना होता है? अभी तक तो हमें नहीं पता कि इसको क्या करना है। मार्केट वैल्यू तो हमें सिर्फ राइट शेयर्स के अंदर चाहिए होती है, बाकी हमें उसकी फेस वैल्यू चाहिए होती है। चलें ठीक है, उसने इंफॉर्मेशन दी है, हो सकता है कहीं इस्तेमाल हो जाए। तो ऑर्डिनरी शेयर्स जो हैं वो है 10 मिलियन एंड 4 मिलियन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनमें डिस्काउंट डिविडेंड डिक्लेयर हो या ना हो, आपको उनका डिविडेंड जो है ना वो माइनस करना होता है। क्यूमुलेटिव शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, इसकी जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए है, एंड इट इज इंटाइटल टू ए कम्युलेटिव डिविडेंड एज 10%। 10% का कम्युलेटिव डिविडेंड जो है ये इनको मिलेगा। ओके, तो जनाब एक तो ये चीज हो गई कि हमने प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो कैलकुलेट करना है। एक चीज मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, आपको याद करवा देता हूँ कि हमने ईपीएस की कैलकुलेशन में सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर्स लेने होते हैं, हमने प्रेफरेंस शेयर्स नहीं लेने होते। नंबर 1। सही है जी। तो ये हमारा जो है ये प्रेफरेंस डिविडेंड उसके लिए ये वर्किंग है। हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड की वर्किंग कर लेते हैं। देखें जनाब, प्रेफरेंस डिविडेंड की वर्किंग किस तरीके से होगी। हमें पता है कि हमारे जो शेयर्स है वो 4 मिलियन है, इनसे जो टोटल शेयर कैपिटल हमारा बन रहा है वो 40 मिलियन बन रहा है, और 40 मिलियन शेयर्स के ऊपर उन्होंने कहा है कि आपको 10% डिविडेंड मिलेगा। यानी कि ये जो अगर परसेंटेज में डिविडेंड दिया हो, अगर डिविडेंड परसेंटेज में दिया हो तो उसका मतलब होता है कि जो उसका शेयर कैपिटल बन रहा है उन तमाम शेयर्स का, उसके ऊपर वो अमाउंट मल्टीप्लाई करनी है। तो 10% डिविडेंड का मतलब यह है कि 4 मिलियन रुपीस का डिविडेंड मिलेगा। ठीक है जी। नॉर्मली प्रेफरेंस डिविडेंड इस तरीके से परसेंटेजेस में ही दिखाया गया होता है, लेकिन एक और वेरिएशन भी हो सकती है। वो कह सकते हैं कि ₹5 पर शेयर मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? ऐसे केस में हम देखेंगे शेयर्स कितने हैं, 4 मिलियन शेयर्स हैं, ₹5 के हिसाब से 20 मिलियन का हम लोग डिविडेंड पे करेंगे। तो अगर परसेंटेज में डिविडेंड बताया गया हो तो दैट मींस कि आपने शेयर कैपिटल के ऊपर वो परसेंटेज लगानी है। शेयर कैपिटल कैसे निकलता है? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू जब आप करते हैं तो आपके पास शेयर कैपिटल आ जाता है। राइट, शेयर कैपिटल को आप परसेंटेज ऑफ डिविडेंड से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास डिविडेंड पर शेयर आ जाता है। तो जनाब
ईपीएस जो है उसको हम लोग लिख रहे हैं और ये 4 मिलियन जो है ये प्रेफरेंस डिविडेंड का जो है नहीं, हम यहां से माइनस कर देंगे। क्या ईपीएस जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस है क्या उसमें से भी ये 4 मिलियन माइनस होगा? तो जवाब है नहीं। हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो बेसिक ईपीएस जो कि कंटिन्यूड ऑपरेशंस है उसमें से माइनस करते हैं, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से माइनस नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर हम इन दोनों से माइनस कर देंगे तो दोनों ईपीएस में से वो अमाउंट माइनस हो जाएगी, हालांकि आपने 2 दफा थोड़ी दिया, आपने तो 1 दफा दिया, राइट। अच्छा, तो ये तो थे हमारे ओपनिंग डिविडेंड जिसके ऊपर मिला है। अच्छा, आगे चलते हैं। ऑन 31 मार्च 20x6 HDL announced a 40% right share to its ordinary shareholders at rupees 25 per share. The entitlement date of the right share was 31 May 20x6. The market price per share immediately before the announcement date and entitlement date was rupees 28,000 and 32,000, 32 and 28 respectively. एक राइट इशू हो गया है, उस राइट इशू का इफेक्ट लेना होगा। कैसे लेंगे अभी हम देखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एक राइट इशू हुआ है। नंबर 4, ऑन 2 अगस्त 2006 HDL announced 20% bonus issue. The entitlement date of bonus share was 31 अगस्त। तो ये एक बोनस हो गया है इशू। ओके, ऑन 1 फरवरी 20x7 अगले साल के 1 फरवरी के दौरान द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अनाउंसेस द 20% कैश डिविडेंड एंड 10% बोनस इशू। लें जनाब, एक और बोनस इशू हुआ, लेकिन इस बोनस इशू में और इससे पीछे वाले बोनस इशू में ये फर्क है कि ये ड्यूरिंग द ईयर हुआ है, ये आफ्टर द ईयर एंड हुआ है, लेकिन उस टाइम पीरियड के दौरान हुआ है जिस टाइम पीरियड के दौरान फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इन द प्रोसेस ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ द इशू। द ऑर्डिनरी शेयर्स एंड 10% कैश डिविडेंड फॉर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब 10% का जो कैश डिविडेंड है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमने अप्रूव कर दिया है। अच्छा, क्या ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का 10% का डिविडेंड वही है जो ये वाला है या और है? ये जो 10% यहाँ पे लिखा हुआ था, तो जनाब ये वही है। देखें, साल के शुरू में तो डिविडेंड नहीं ना मिलता, हमने तो कैलकुलेशन कर ली है। उन्होंने कहा था कि ये 10% कैश डिविडेंड जो है ये हमने अप्रूव कर दिया है। तो जो कैश डिविडेंड अप्रूव हो गया है वो किस साल के लिए हुआ है? 1 फरवरी 2007 को जो कैश डिविडेंड अप्रूव हुआ है वो ये 20x6 के लिए हुआ है। लेकिन अगर ये प्रूफ ना भी होता तो ये कैलकुलेशन हमें करनी पड़नी थी, जो हम कर चुके हैं। हमें इस इंफॉर्मेशन की कोई जरूरत नहीं थी। 10% कैश डिविडेंड फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इस इंफॉर्मेशन की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें पता है कि वो हमारा कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है जिसके ऊपर डिस्काउंट, जिसके ऊपर हमें डिविडेंड देना ही देना है, चाहे अप्रूव हो या ना हो। तो अगर ये बात ना भी लिखता तो हम कैलकुलेशंस तो ऑलरेडी कर चुके थे इसकी। खैर, बहरहाल आगे चलते हैं। ये प्रेफरेंस डिविडेंड भी आ गया है, एक कैश डिविडेंड भी दिया है और एक उसने 10% बोनस इशू भी किए हैं। तो जो डिविडेंड्स दिए हैं वो करंटली अर्निंग पर शेयर की कैलकुलेशन में इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जब हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पढ़ रहे होंगे तो उस वक्त डिविडेंड्स की कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए रेलिवेंट है बोनस इशू जो कि साल के बाद हुआ है, उस बोनस इशू का इफेक्ट हमें लेना होगा। तो वन बाय वन जनाब हम चलते हैं, हम बात करते हैं कि इसको किस तरीके से हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लेकर चलेंगे। तो कोशिश करूंगा कि सारी चीजें इस पेज पे आ जाएं, इसलिए मुझे थोड़ा सा जरा छोटा करके लिखना होगा। सबसे पहले डेट लिखेंगे हम, डेट के बाद चेंज टाइप लिखेंगे कि क्या चेंज टाइप हो रही है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे शेयर्स, टाइम फैक्टर, चेंज फैक्टर और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है जी, हमारे पास 1 जनवरी x6 के ऊपर ओपनिंग शेयर्स कितने पड़े हुए थे, जो उसने हमें यहाँ पे बताए थे कि 10 ईच के हमारे पास 10 मिलियन शेयर्स पड़े हुए। तो शेयर्स हो जाएंगे 10 मिलियन। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक राइट इशू हुआ। किस डेट पे राइट इशू हुआ जनाब? 31 मार्च 2006 पे इन्होंने अनाउंस किया right share to its ordinary shareholders. The entitlement date of the right share was 31 May. अब दो डेट्स आ गई हैं। देखिए, entitlement date is the relevant date जिसके ऊपर आप अपने शेयर्स इशू करेंगे। अभी तो आपने अनाउंस किए हैं, 31 मार्च को अनाउंस किए हैं, आपने शेयर्स इशू नहीं किए,
तो जिस डेट पे आपने शेयर इशू किए हैं वो वाली डेट आपके लिए रेलिवेंट है। तो एग्जामिनर अगर आपको इधर उधर घुमाता रहे, आपने परेशान नहीं होना, जिस डेट पे एक्चुअली द शेयर्स आर इशूड उस डेट के ऊपर हम लोग इसकी जो है ना वो कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर आप गौर से देखें तो उसने कहा है कि 31 मार्च 2006 को अनाउंस किया था, लेकिन एक्चुअली 31 मई 2006 पे राइट इशू हुआ है। तो हम बात अगर करें कि 31 मई में राइट इशू हुआ है, तो राइट इशू में देखना होगा कितने शेयर इशू हुए हैं। तो पहली चीज तो हम लोगों ने जो डिसाइड की वो ये थी कि ये 31 मई को राइट शेयर इशू हुए होंगे। दूसरी चीज जो हमने देखनी है इसमें वो ये है कि कितने शेयर इशू हुए हैं, तो उन्होंने कहा है 40% राइट शेयर इशू हुए हैं। ठीक है जी। तो राइट शेयर की कैलकुलेशन अब हम देखें इस तरीके से करेंगे। 40% का मतलब है कि जितने शेयर्स पहले थे उसमें मजीद 40% शेयर्स इशू कर दिए गए हैं। तो अगर हम शेयर्स की बात करें तो 10 मिलियन का 40% शेयर्स इशू हुए हैं। शेयर्स फॉर राइट इशू, शेयर्स फॉर राइट इशू कितने हुए हैं जनाब? 40% ऑफ इनिशियल 10 मिलियन शेयर जो आपके पास पड़े हुए हैं, यानी कि 4 मिलियन शेयर्स जो हैं वो आपने इशू किए हैं। ओके, आगे चलते हैं। हमें पता चल गया कि 4 मिलियन शेयर्स इशू हुए हैं। अब हमारे पास टोटल 14 मिलियन शेयर्स हो गए हैं। अब हम लोगों ने राइट इशू के लिए वो जो थ्योरेटिकल एक्स राइट चेंज फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो चेंज फैक्टर फॉर राइट इशू की कैलकुलेशन हम करते हैं यहाँ पे। चेंज फैक्टर हमारा किस तरीके से आएगा? चेंज फैक्टर हम लोग कहते होते हैं कि हमारी जो प्राइस है, शेयर प्राइस बिफोर इशू डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। तो शेयर प्राइस बिफोर इशू वाज, उसने बताया था मार्केट प्राइस पर शेयर इमीडिएटली बिफोर द अनाउंसमेंट डेट एंड द एंटाइटलमेंट डेट। दोनों डेट्स से पहले उसने आपको दे दिए है शेयर प्राइस। अनाउंसमेंट डेट की शेयर प्राइस है 28 रुपए एंड एंटाइटलमेंट डेट की शेयर मार्केट की जो प्राइस है वो 32 रुपए। यानी कि उसने ठीक ठाक आपको एंटाइटलमेंट डेट और अनाउंसमेंट डेट में फंसाने की कोशिश की है। तो हमें पता है कि एंटाइटलमेंट डेट इज द रेलेवेंट डेट, तो हम लोग जो शेयर प्राइस बिफोर द एंटाइटलमेंट डेट लेंगे दैट विल बी 32। थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, उसकी कैलकुलेशन बड़ी इजी होती है। हम कहते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर द इशू 10 मिलियन मल्टीप्लाई बाय प्राइस बिफोर द इशू प्लस शेयर्स जो हमने इशू किए हैं मल्टीप्लाई द प्राइस एट विच दो शेयर्स आर इशूड। तो हमने ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को 25 पर शेयर के हिसाब से ये प्राइस चार्ज की थी। तो 25 पर शेयर डिवाइडेड बाय 14 मिलियन। तो हमारे पास यहां से थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस जो है वो कितनी आई होगी जनाब? 30 रुपए। तो चेंज फैक्टर है 32/30। तो राइट इशू से पीछे वाले जितने भी फैक्टर्स हैं उन सब के साथ जो है ये चेंज फैक्टर मल्टीप्लाई करना है। 32/30 इज द चेंज फैक्टर जो कि ओपनिंग शेयर्स के ऊपर अप्लाई होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने सबसे पहले थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस फाइंड आउट कर ली फॉर राइट इशू, और हमने नंबर ऑफ शेयर्स भी राइट इशू के आइडेंटिफाई कर ली। अगर हम लोग ओपनिंग शेयर्स के टाइम की बात करें तो 31 मई तक ये शेयर्स ओपनिंग में रहे, तो यानी कि इसका जो टाइम है दैट इज 5/12। सही है जी। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये राइट इशू जो है इसका इफेक्ट ले लिया। सबसे पहले हमने राइट इशू के शेयर्स निकाले, फिर हमने चेंज फैक्टर निकाला और टाइम निकाल लिया। आगे चलते हैं। बोनस इशू हुआ है अगेन पॉइंट 4 में। उसने कहा कि ऑन 2 अगस्त 20x6 HDL announced 20% bonus issue. The entitlement date of the bonus share was 31 August 26. Again entitlement date, announcement जरूरी नहीं है, entitlement date जरूरी है। अगर सिर्फ और सिर्फ अनाउंसमेंट डेट ही लिखी होती तो फिर हम अनाउंसमेंट डेट को ही एंटाइटलमेंट डेट कंसिडर करते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे उसने अनाउंसमेंट डेट और एंटाइटलमेंट डेट अलग अलग बताई है तो हम शेयर एंटाइटलमेंट डेट पे ही लोगों को देते हैं। तो एंटाइटलमेंट डेट ऑफ द शेयर इज 31 अगस्त। तो 31 अगस्त पे जाके फिर कुछ हुआ, आपने बोनस शेयर्स इशू किए। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कितने शेयर्स इशू किए हैं। बोनस शेयर्स के वाले से उसने कहा है 20% बोनस इशू हुआ है। ठीक है जी। तो अगर हम लोग इसकी कैलकुलेशंस की तरफ जाए, मैं पेन का कलर चेंज करता हूं ताकि कैलकुलेशंस जो है वो हमारी अंडरस्टैंडेबल रहें।
तो ये वाला जो बोनस है, अब मैं इसकी कैलकुलेशन करने लगा हूं। बोनस के वाले से उसने बताया कि 20% बोनस है, तो 20% मल्टीप्लाई बाई 14 मिलियन, ये हमारे पास बनता है जनाब 2.8 मिलियन। 2.8 मिलियन बोनस शेयर्स आए हैं, 2.8 मिलियन। और हमारे पास इस वक्त जो टोटल अब शेयर्स बन गए हैं वो बन गए हैं 16.8 मिलियन। टाइम फैक्टर की बात करते हैं, 31 मई से 31 अगस्त, यानी कि मई का महीना 31 पे पूरा हो चुका था। जून, जुलाई और अगस्त 3 महीने तक ये 14 मिलियन शेयर्स आउटस्टैंडिंग रहे हैं, तो 3/12 इसके साथ लिखना होगा। अब बोनस इशू का चेंज फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। बोनस इशू का चेंज फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं हम? बोनस इशू का जो चेंज फैक्टर है वो होता है नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर एंड नंबर ऑफ शेयर आफ्टर। नंबर ऑफ शेयर बिफोर द इशू वाज, आफ्टर द इशू 16.8 million, and number of shares after the issue are 14 million. ले जनाब, what will be the change factor? 1.2, 6 by 5, 1.2. Change factor is 1.2. या you can say कि change factor is 6 by 5. तो देखिए ये बोनस इशू है ना, इससे ऊपर एक तो ये है 3/12, इसका चेंज फैक्टर होगा जी 6/5, और एक ये वाला भी चेंज फैक्टर होगा 6/5। ठीक है, आपको पता है ना कि जब हम बोनस इशू करते हैं तो इससे पीछे जितनी भी अमाउंट्स हैं उन सब के साथ वो चेंज फैक्टर मल्टीप्लाई होना होता है, तो 6/5 इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब फर्ज करें कि इस साल में कोई और चेंजेस होती, तो वो चेंजेस यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होती, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होती और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होती। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने जब ये डिसाइड कर लिया है कि कोई भी चेंजेस आएगी तो उससे पीछे और उससे पीछे जितने भी फैक्टर्स हैं उन सब के साथ वो टाइम फैक्टर मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे ये टाइम फैक्टर इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो जनाब हो गया ईयर एंड, लेकिन ईयर एंड के बाद भी एक चेंज आया है, देयर इज ए बोनस विच इज आफ्टर ईयर एंड। और हम अभी पढ़ आए हैं, हमें पढ़ा दिया गया है कि जनाब ये जो इस तरह का चेंज है जो ईयर एंड पे होता है, ईयर एंड के बाद होता है, लेकिन अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो ऑथोराइज नहीं हुई हैं। ये हमें कैसे पता चला? ये हमें पता चला कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अभी अनाउंस किया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अनाउंस करते हैं, उसके बाद वो जब तक फाइनल नहीं होता मेंबर्स की तरफ से, शेयर होल्डर्स की तरफ से उनकी एनुअल जनरल मीटिंग में, उस वक्त तक वो फाइनल कंसिडर नहीं किया जाता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अनाउंस किया है एक बोनस, जो कि है बोनस नंबर 2। इसे मैं लिख देता हूं बोनस आफ्टर ईयर एंड। और बोनस आफ्टर ईयर एंड जो है वो उन्होंने अनाउंस किया है कितने परसेंट? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज अनाउंस्ड 20% कैश डिविडेंड एंड 10% बोनस इशू। 10% बोनस इशू उन्होंने अनाउंस किया है। तो 10% बोनस इशू का ये मतलब है 10% ऑफ व्हाट? द नंबर ऑफ शेयर्स जो कि इस वक्त आउटस्टैंडिंग है, विच इज 16.8 मिलियन। 16.8 मिलियन का मतलब है 1.68 मिलियन शेयर जो है वो उन्होंने बोनस में अलाउ कर दिए हैं। तो जरा गौर से देखिएगा जनाब, इसकी प्रेजेंटेशन किस तरीके से होगी कि बोनस इशू जो है वो कब हो रहा है? बोनस इशू हो रहा है 1 फरवरी को 1/2/20x7 को एक और बोनस हुआ है, और वो हुआ है जी 1.68 मिलियन का, जिसने हमारे टोटल जो शेयर्स बन गए हैं आफ्टर दिस इज 18.48 मिलियन। किस डेट पे? 1 फरवरी पे। ओके, अब हमने ये एडिशन की है तो हमें ये देखना होगा कि ये चीज जो है 16.8 मिलियन ये कितनी देर तक आउटस्टैंडिंग रहेंगे। ठीक है, तो ये जो 16.8 मिलियन है, पहले तो हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ये पूरा साल 31 अगस्त से ऑनवर्ड पूरा साल ये 16.8 मिलियन हमारे पास आउटस्टैंडिंग रहे। तो 16.8 मिलियन पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहने का मतलब ये है कि अगस्त पूरा गुजर गया, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 4 महीने ये वाली चीज आउटस्टैंडिंग रही है हमारे साल में, 4/12। और अगर हम इस फैक्टर की बात करें, ये जो 18.48 मिलियन है, गौर से सुनिएगा, ये हमारे करंट ईयर में कितनी देर आउटस्टैंडिंग रहा है? तो इसका जवाब है ये तो भाई हमारे करंट ईयर में फॉल ही नहीं करता, ये तो हमारे करंट ईयर में फॉल ही नहीं करता।
ये तो अगले साल में है, तो यहाँ पे हमें फिर इसके लिए जो रेलेवेंट फैक्टर है वो 0 लिख देना चाहिए, क्योंकि ये बोनस इशू हुआ है साल के एंड पे। ये अगले साल की वेटेड एवरेज की कैलकुलेशन में तो आएगा, लेकिन क्योंकि अगले साल की वेटेड एवरेज के शेयर्स की कैलकुलेशन का हमारे करंट ईयर की वेटेड एवरेज शेयर की कैलकुलेशन पर भी फर्क पड़ता है, इसलिए हम इसको यहाँ पे वर्किंग में ले रहे हैं। अच्छा जी, इस बोनस इशू का चेंज फैक्टर अब हमने फाइंड करना है। तो चेंज फैक्टर किस तरीके से फाइंड करते हैं? हम कहते हैं नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर द इशू, ऊपर लिख लेते हैं, यानी कि आफ्टर द इशू कितने शेयर्स हो गए? 18.48 मिलियन। और नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर द इशू कितने थे? 16.80 मिलियन। तो हमारे पास क्या बनेगा जी चेंज फैक्टर? 10% बोनस इशू है तो 1.1 चेंज फैक्टर बनेगा, या 11/10 हम इसे लिख लेते हैं। ठीक है जी, 11/10 विल बी द चेंज फैक्टर। हम चेंज फैक्टर को डेसिमल्स में भी लिख सकते हैं, हम चेंज फैक्टर्स को फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, कुछ डेसिमल में और कुछ फ्रैक्शंस में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो जनाब इस 16.8 मिलियन का जो चेंज फैक्टर था, ये इससे ऊपर वाली तमाम चेंजेस में अप्लाई होगा। इससे ऊपर कौन कौन से फैक्टर है? ये वाला 4/12, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा 11/10 करके। ये 6/5 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा 11/10 करके, और इस 6/5 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा 11/10 के हिसाब से। सबके साथ मल्टीप्लाई होगा नीचे से जब हम ऊपर जा रहे हैं। तो जनाब ये सारी चेंजेस थी जो कि इस साल आई और अगले साल भी आई, जिसका हम लोग करंट ईयर की वेटेड एवरेज की कैलकुलेशन में इफेक्ट लेंगे। तो अब हम लोग एक एक करके इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब देखें ओपनिंग के क्या होगा, 10 मिलियन शेयर्स हैं, इसको मल्टीप्लाई करना होगा इसके टाइम पीरियड के साथ, विच इज 5/12। फिर उसको मल्टीप्लाई करना होगा राइट इशू के चेंज फैक्टर के साथ, फिर उसे मल्टीप्लाई करना होगा 6/5 जो कि बोनस इशू का चेंज फैक्टर है, और उसके बाद अगले बोनस इशू का चेंज फैक्टर है 11/12। इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो 10 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 5/12 मल्टीप्लाई बाय 32/30 मल्टीप्लाई बाय 6/5 मल्टीप्लाई बाय 11/10, ये आपके बनेंगे जो शेयर्स हैं, ये तकरीबन बनेंगे जी 586667। अब मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता, तो मैं इसको डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे लिख देता हूँ कि बनेंगे 588667। दूसरा जो है राइट इशू, 4 मिलियन का राइट इशू था, उसके बाद हमारे एसेट्स हो गए 14 मिलियन के। 14 मिलियन के ऊपर 3/12 टाइम फैक्टर और 6/5 चेंज फैक्टर अगले बोनस इशू का, और 11/10 उससे अगले साल के बोनस इशू का चेंज फैक्टर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये अमाउंट बनेगी 4620,000। तीसरा जो बोनस इशू हुआ है 31 अगस्त में, उसके बाद हमारे पास 16.8 मिलियन शेयर रह गए थे, हो गए थे, जिसको 4/12 और 11/10 से मल्टीप्लाई करें तो 6.16 मिलियन 6160,000 के वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स बनते हैं। और इन सब को टोटल करें तो हमारे पास जो टोटल वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स बनते हैं वो कुछ बनते हैं जनाब 16,646,646,646,667 16,646,667। तो आपके पास जो रेलेवेंट ईपीएस निकलेगी वो कुछ इस तरीके से निकलेगी 45.71 रुपीज, और ये जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की है वो 9.31 रुपीज निकलेगी जनाब। अच्छा जी, यहाँ पे अगर हम ये सोच रहे हैं कि ये जो बोनस इशू हमारा हुआ था, इसको हमने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशन में क्यों नहीं लिया, तो हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये जो है ये बोनस इशू हमारा साल के बाद हुआ है। एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे 16.8 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स इन इशू हैं, और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो हमारे इतने हैं 16,646,667। तो इन सबको टोटल करेंगे, यहाँ पे इसका 0 लिखा जाएगा, और टोटल हमारे पास जो शेयर बनेंगे वो बनेंगे 16,646,667। ठीक है जनाब, सो दिस वाज द क्वेश्चन, जिसमें एक बोनस था, एक राइट था, और एक उस टाइम पीरियड का बोनस था जिस टाइम पीरियड में अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फॉर ऑथोराइज्ड व्हिच आर इन द प्रोसेस ऑफ ऑथराइजेशन। तो हम लोगों ने जो कल बात पढ़ी थी कि जिस टाइम पीरियड के दौरान फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फॉर द इन द प्रोसेस ऑफ ऑथराइजेशन, उस टाइम पीरियड के दौरान की भी अगर कोई राइट इशू या बोनस इशू हो जाए तो उसका चेंज फैक्टर एटलीस्ट जरूर कैलकुलेट कर लें, ताकि वो हम
अपनी करंट ईयर की वर्किंग्स में एडजस्ट कर लें।